नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल पाए। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट और जो भी मटेरियल होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो हमारे नेट के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में हमें थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क पढ़ना है। उसमें कुछ थ्योरीज दी हुई हैं जिसमें से आज इन तीन थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सिस्टम थ्योरी है, साइको सोशल थ्योरी है एंड सोशल लर्निंग थ्योरी है। थ्योरी हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हम कभी भी हम जब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो या जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं उसके बारे में अगर जब हमें पता करना होता है तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो हिस्ट्री रहा है उस सब्जेक्ट का, उसके बारे में पढ़ते हैं। और सोशल वर्क में ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो थियरीज होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि कैसे हम जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की या जो भी समस्या है उस समस्या का कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कैसे उसकी स्टडी की जाए, इसके बारे में ये थ्योरीज हमें हेल्प करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे कि सोशल वर्क का जो थ्योरीज है वो किस तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम थ्योरी के बारे में, तो सिस्टम थ्योरी जो है वो हमें एक तरीके का सिस्टम को समझने का एक तरीका बताती है कि किस तरीके से सिस्टम जो होता है किसी भी व्यक्ति का वो कैसे किस तरीके से इफेक्ट करता है, एक ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट किस तरीके से करता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कई तरीके के सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कैसे उस सिस्टम के थ्रू उपज रही है या क्रिएट हो रही है, कैसे हम उस सिस्टम में कुछ चेंजेस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सिस्टम थ्योरी हमें बताती है और ये हमें एक सोचने का अलग तरीका देती है कि हम जान पाते हैं कि कैसे जो एक सिस्टम में अलग अलग पार्ट हैं वो कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को चलने में मदद कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप हम अपने एक ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग पार्ट हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं और उनके काम करने से ही हमारा शरीर चल रहा है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो एक सिस्टम का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम सिस्टम थ्योरी को समझ सकते हैं और इसके द्वारा हम जो हमारे फैमिली काउंसलिंग हो सकती है, स्कूल काउंसलिंग होती है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम हो सकता है। ये ऐसे बहुत सारे जो काम हो सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम से उनका जो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो उस सिस्टम को समझकर और उस सिस्टम के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम थियरी में भी कुछ थियरीज हैं। सिस्टम थियरी में जो सबसे पहली थियरी पढ़ेंगे हम वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी, जिसको यूरे जो ब्रॉनफेन ब्रेनर थे उन्होंने दिया था 1970 के दशक में। इनका जो कहना था कि सिस्टम थियरी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है उसके बारे में इन्होंने बताया था कि एक कैसे एक इकोलॉजी सिस्टम होती है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें बदलाव के कारण उसमें व्यक्ति जब रहता है और उस सिस्टम्स का जो अफेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है उस व्यक्ति पर और कैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो उस व्यक्ति का व्यवहार कैसे डेवलप होता है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। इनका मानना था कि जो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो किसी ना किसी सिस्टम का हिस्सा होता है और उसी के थ्रू उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप होती हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका ह्यूमन बिहेवियर डेवलप होता है, सारी चीज़ें। और उससे ही उसकी उस सिस्टम में ही जो उसके प्रॉब्लम जो हुई होती है, कोई प्रॉब्लम अगर किसी क्लाइंट को है तो उसका समाधान भी हम उस सिस्टम से ही निकाल सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे दिए गए इस इमेज को देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले एक व्यक्ति होता है। हम एक उदाहरण के लिए हम एक बच्चे को ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो कि एक चाइल्ड है, ये एक व्यक्ति है। माइक्रो सिस्टम उसके बाद आता है, उसके बाद मेजो सिस्टम आता है, फिर एक्सो सिस्टम आता है, फिर मैक्रो सिस्टम आता है और इसके बाद एक और सिस्टम आता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सिस्टम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को बेहतर समझ पाएंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि आप हैं, आप एक व्यक्ति हैं या कोई एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे का जो सबसे इमीडिएट जो लेवल होता है उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम में माइक्रो सिस्टम कहते हैं। और सबसे नजदीकी इमीडिएट क्या हो सकता है, जैसे कि फैमिली। अगर कोई बच्चा है तो वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किससे करता होगा, वो अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करता है, या आप ही हैं, आप सबसे ज्यादा आपका इंटरेक्शन जो फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपकी फैमिली के साथ होता है। या आप कॉलेज में जाते हैं, वहां पे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो ये जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जो आप लोगों से, इंटरेक्शन का मतलब है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपका लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। तो ये आपका डेली बेसिस पे होता है और इसे हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। और ये इसका जो इम्पैक्ट होता है किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, किसी व्यक्ति के विकास में, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादातर समय इन्हीं लोगों के साथ अपना बिताता है। तो उसका जो व्यवहार होगा वो इनके द्वारा ही प्रभावित होगा। तो ये हमारा माइक्रो सिस्टम होता है। इसके बाद हमारा आता है मेजो सिस्टम। मेजो सिस्टम के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो दो माइक्रो सिस्टम है, ये उनके बीच का कनेक्शन हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे का जो दो माइक्रो सिस्टम है, एक फैमिली है और एक स्कूल है। तो फैमिली और स्कूल के बीच में कैसा कनेक्शन है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ इनका जो व्यवहार है वो बच्चे को किस तरीके से प्रभावित करता है, वो मेजो सिस्टम में आता है। अगर हम बात करें जैसे कि कोई कोई बच्चा है जिसके टीचर का व्यवहार इस तरीके से है कि वो, मान लीजिए टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाता है और वहां पे वो बच्चे की बहुत तारीफ करता है। तो और बच्चे के पिता को या माता को बुला के उनकी बहुत तारीफ करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे पे वो इम्पेक्ट पड़ता है कि हाँ, मेरा जो जो मेरी फैमिली है और जो मेरा स्कूल है, जो मेरे टीचर हैं, उनके उनके ऊपर जो मेरा जो इमेज है उनके नज़र में अच्छा है। तो वो जब तारीफ सुनता है तो उसके अंदर क्या चीज़ होगी, वो उसकी पर्सनालिटी और अच्छी होगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और उस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कनेक्शन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, वो डिपेंड करता है। अगर यहीं पे इसका नेगेटिव कुछ कंप्लेन जाती है पेरेंट्स के पास और वहां पे जो होता है उसके बाद पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के साथ जो होता है, अगर कंप्लेन आने पे पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से पड़ेगा। तो ये एक तरीके से दो माइक्रो सिस्टम जब होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो मेजो सिस्टम में आता है। इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम का जो होता है वो ये है कि इसमें जो व्यक्ति है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो डेली बेसिस पे आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। ये आप कभी कभार आपका लोगों से फेस टू फेस या ऐसे इंटरेक्शन होता है। ये आप मान सकते हैं कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आप कहीं पे जॉब करते वहां पे कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपके पड़ोस पड़ोस में लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका असर हो सकता है। तो जैसा भी आप वहां पे व्यवहार देखते हैं लोगों का कि किस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके ऊपर ये हो जाता है। अगर बच्चे के ऊपर मान लीजिए उसका इम्पैक्ट जो भी पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपका एक्सो सिस्टम में आ जाता है। और ये काफी लार्जर होता है, तो इसलिए इसका अब इसमें बहुत सारे माइक्रो सिस्टम आ सकते हैं, है ना। मेजो सिस्टम आ सकते हैं, सब कुछ हो जाए, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा, हो सकता है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा होगा। तो ये एक लार्जर कंटेक्स्ट में हम ले सकते हैं, किसी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, किसी नेबरहुड की बात कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप किसी कम्युनिटी, आप किसी समुदाय के सदस्य हैं, तो वहां पे जैसा व्यवहार लोगों का होगा, जिस तरीके का कल्चर होगा, आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप भी उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, या आपके अंदर भी वो चीजें, वो जो वैल्यूज होंगी वो आपके अंदर डेवलप उसी तरीके से होंगी। तो ये हमारा एक्सो सिस्टम हो जाता है। इसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा और बड़े लेवल पे आ जाता है, एक्सो सिस्टम से भी बड़ा होता है ये। इसमें आपके वैल्यूज, बिलीफ, कल्चर या लॉ जैसी चीजें आती हैं। मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई अपना पॉलिसी या प्रोग्राम ले आती है जो कि
जो चिल्ड्रन है उनके डेवलपमेंट के लिए वो कोई ऐसा एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई प्रोग्राम लाती है, तो इसका क्या असर हो रहा है बच्चे पे, उसकी फैमिली पे, ये मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा एजुकेशन क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कोई प्रोग्राम आया, अब वो बच्चा है वो उसको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो क्या होगा, उसका जो एजुकेशन का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, और उसका इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी क्योंकि फ्री एजुकेशन मिल रहा है। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई फैमिली है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए सपोर्ट होगा। तो उनकी जो जो उस बच्चे का जो विकास होगा वो अलग तरीके से होगा। और अगर यही है कि कहीं पे ऐसे किसी बच्चे को ये चीज नहीं मिल रही है, तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी, वो अगर उसे जो शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसको ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, तो उसका उसका जो पर्सनालिटी होगा अलग तरीके से विकास करेगा, और वो उसी तरीके से सोचेगा, वैसे ही उसकी डेवलपमेंट होगी, है ना। अगर आपके समाज में कोई वैल्यूज आपके लिए बनाई गई हैं, तो आप उस तरीके से ही लोगों से व्यवहार करते हैं। और अगर आप उसको नहीं मानते हैं, तो आपको एक तरीके से समाज से थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो व्यक्ति उस समाज में बने रहने के लिए भी अपना जो व्यवहार कर रहा है या जो चीजें भी कर रहा है, वो आपकी इसमें इंक्लूड होती है। इसमें सब कुछ आपका आ जाएगा, आपके कल्चरल नॉर्म से लेके जो गवर्नमेंट या जो लॉ है, जो पॉलिसीज प्रोग्राम है, उनका जो आपके विकास में, जो व्यक्ति के विकास में जो परिवर्तन लाना या जो सेप देना या मॉडलिंग, मतलब अगर आपको किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो उसको सेप कर रहा है, ये प्रोग्राम से कल्चर, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को एक सेप दे रहे हैं, तो ये आपका मैक्रो सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद आपका आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है कि आप जैसे कि ये एक टाइम डायमेंशन से रिलेटेड होता है। मान लीजिए किसी कारण से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना किसी का जॉब लॉस हो जा रहा है, किसी की नौकरी चली जा रही है, तो उसके कारण उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें डेवलप करेंगी, तो उससे उसके जो पर्सनालिटी है, जो उसका विकास है, उसमें नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हो सकता है, कोई बच्चा है, उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है किसी कारण से, तो क्या होगा कि उसका जो पर्सनालिटी होगा वो अलग तरीके से विकसित होगा। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे को ये समय में बदलाव के साथ साथ जो चीजें चेंज होती रहती है, ये उसका असर जो पर्सनालिटी पे पड़ता है वो होता है। या फिर इसमें ये भी हो सकता है, वॉर भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी देश में वॉर होता है, तो उसका क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बहुत क्षति होती है, उनका जो कह सकते हैं कि उनके जीवन शैली में बदलाव आ जाता है, उनका जो रहन सहन का स्तर होता है मान लीजिए, तो वो उसका जो होगा चेंज हो जाएगा, हेल्थ के मामले में सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो ये इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी ऐसी आ जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट पे हमें बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप बता सकते हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीजें डिस्कस की सिस्टम थियोरी के बारे में। तो हमने माइक्रो सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, इनका क्या किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है, और उसका विकास किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मेजो सिस्टम के बारे में हमने बात किया कि जो दो तरीके के माइक्रो सिस्टम एक साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल या जो बच्चा होगा उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा। इसके बाद हमने एक्सो सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है हमारे ऊपर, जहाँ पे हम डेली इंटरेक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है, बट उस कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पिता आर्मी में है, तो क्या होगा कि उसने आर्मी की सारी चीजें देखी होंगी, वो वहां पे वो उस इन्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन उसके पिता जो चीजें उसको आकर बताते हैं या वो जो चीजें देख रहा होता है, तो वो समझ पाता है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है, और बाकी चीजें की अपने देश की रक्षा करना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें उसके अंदर भी डेवलप होंगी। अपने देश को लेकर देशभक्ति आएगी, उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा, वो बाकी चीजें जो वो देख रहा होगा अपने पिता का, कि उसके पिता का जो प्रोफेशन है या जो भी है, वो उसको देख के कॉपी कर रहा होगा, वो सीख रहा होगा, वो डायरेक्टली उसमें काम नहीं कर रहा है, बट वो वहां से सीख रहा है।
इसके बाद माइक्रो सिस्टम के बारे में हमने बात की कि ये जो कल्चर लॉ या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं किसी की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में या उस व्यक्ति के डेवलपमेंट में, या कोई बच्चा है उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। कल्चर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। और क्रोनो सिस्टम में ये था कि टाइम डायमेंशन के चेंज होने के साथ साथ, मतलब कि समय के बदलाव के साथ लोगों के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसका क्या असर होता है व्यक्ति के जीवन पर और उसके विकास पर, इसके बारे में हमने बात की। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सिस्टम थ्योरी की। एक और थ्योरी है फैमिली सिस्टम थ्योरी, जिसको कि मरे बोन ने 1950 के दशक में दिया था। और इसका इनका ये मानना था कि जो फैमिली होती है वो एक सिस्टम होती है, या कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग पार्ट होता है। मतलब कि बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार ये था कि फैमिली जो होती है वो इसके पार्ट्स से बढ़कर होती है, वो ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पार्ट्स में आपका मतलब क्या होता है, तो पार्ट्स में आपका जो उस फैमिली के रूल रेगुलेशन है, जो हायरार्की है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आ जाती हैं। तो इनका मानना था कि जो फैमिली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो परिवार परिवार के सदस्य हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फैमिली का जो फंक्शन है वो किस तरीके से होगा। मतलब जो फैमिली है वो फंक्शनल होगी या डिसफंक्शनल होगी। तो जो बॉर्न थे इनका जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इनके अनुसार था कि फैमिली एक डायनेमिक सिस्टम है, मतलब कि जो चेंज होती रहती है उसमें हमेशा आपको चेंजेस दिखेंगे, एक ही चीज आपको नहीं दिखेगी। ये नहीं है कि अगर किसी में आज जो इस पीढ़ी में जो रूल रेगुलेशन है वो बदलेंगे, नहीं, वो समय के साथ बदलेंगे, उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा और बाकी चीजें भी चेंज होती रहेंगी। और ये प्राकृतिक होता है और ये बदलाव हमेशा होता रहता है। और ऐसा है कि कई बार ये बदलाव आपको नेगेटिव भी दिखेगा, कई बार पॉजिटिव भी दिखेगा, लेकिन ये खुद को नेचुरली एक जो इक्विलिब्रियम है, जो एक मतलब बैलेंस जो चीज है होती है, बैलेंस खुद को कर लेगा ये। तो ये इस तरीके से काम करता है। और फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो आपस में एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस होता है फैमिली में किसी कारण से, तो वो चीज़ भी बदलाव होती रहती है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही व्यवहार चलता रहेगा, कई बार व्यवहार बदलेगा, बट एट टू एंड वो यही होगा कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा, एक समान मतलब एक बैलेंस तरीके से होगा। और इसका जो होता है सिस्टम क्या होता है फैमिली का, कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मतलब वो खुद से चीजों को बैलेंस करता है, कुछ ज्यादा या कम हो रहा है वो एक मतलब एक टाइम पे आके सही जो समान एक होना चाहिए बैलेंस, उस पे आके वो रुक जाता है। ठीक है, चेंजेस के साथ। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे। एक चीज और कि फैमिली का जो सिस्टम थ्योरी का ये है कि जो चेंजिंग और ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं कि व्यवहार कंटिन्यू चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि पहले जो परिवार होते थे वो एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली, पहले ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती थी, जिसमें कि माता पिता, उनके बच्चे और माता पिता के जो बच्चे होते थे, यानी कि दादा दादी या जो भी होते थे, अंकल आंटी, जो सब लोग एक एक फैमिली में रहते थे। बट धीरे धीरे जो चेंज हुआ है समय के साथ, अब न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं पहले से। तो इसे फैमिली सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो की कॉन्सेप्ट फैमिली सिस्टम का, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने भी जो चीजें डिस्कस की उसको हम एक की पॉइंट में लिख लें तो क्या होगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस की हम बात करते हैं। जो फैमिली मेंबर है, परिवार के सदस्य है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि सबका अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, लेकिन एक दूसरे को वो हेल्प करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ वो मैनेज करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और किसी के व्यवहार का दूसरे व्यवहार पे, एक व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है अगर पॉजिटिव या नेगेटिव, वो दूसरे सदस्य को भी प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना प्रभावित किए काम चल जाएगा,
वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंस होता है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन, कि जो फैमिली मेंबर है उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली है और उसमें अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्लियर कट चीजें बात नहीं हो रही हैं, क्लैरिटी के साथ बातें नहीं रखी जा रही हैं, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसी चीजें पनप जाएंगी जिसकी वजह से फैमिली में जो होगा वो दुराव होगा, या उनके बीच में जो किसी न किसी बात का इशू बनता रहेगा। तो क्लैरिटी बहुत होनी जरूरी है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी जो आपका फैमिली है वो अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। दूसरी चीज आती है बाउंड्रीज। तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ एक डिफाइन बाउंड्री होती है, जो कि वो आपको इनविजिबल दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे लिख कर आपको दिया गया है कि आपको इस तरीके से ही करना है, लेकिन वो चीजें आपकी जो होती है वो आपके जो फैमिली का जो वैल्यूज होते हैं वो उसके साथ ही आपके अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली में ये है कि आप आपको किसी ने बोला नहीं होगा कि जब बड़े लोग आएंगे तो आपको चेयर से उठ जाना है, उनको चेयर दे देनी है। ये चीजें आपने देखी होती है व्यवहार में, अपने माता पिता के व्यवहार में, या जो भी आपके बड़े भाई बहन उनके व्यवहार में, वो चीजें आप देख कर सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको वो कोई लिख कर बताता नहीं है, कोई आपको ये बोलता नहीं है, बट ये चीजें आपकी वो व्यवहार में आ जाती हैं। इसके अलावा हायरार्की, फैमिली में जो होती है क्लियर हायरार्की होती है कि माता पिता है, उनका उनका जो व्यवहार होगा, जो बच्चों के साथ उनका व्यवहार होगा, और जो उनकी बातें जिस तरीके से बच्चे मानेंगे या सुनेंगे, वो सारी चीजें उनकी उनकी क्या अपनी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, उनका कुछ अपना रोल होगा, उनके हाथ में अपनी कुछ पावर होंगी। वो ऐसा नहीं है कि वो पावर कहीं पे लिखा गया है या उन्होंने बताया है कि मेरा मतलब मैं पिता हूँ तो मैं इस तरीके से व्यवहार करूंगा, या मैं माता हूँ तो इस तरीके से, या बड़े भाई बहन है, या दादा दादी हैं, या जो भी जैसे है, वो ये नहीं बताएंगे कि मैं इस तरीके से व्यवहार करूंगा। ये चीज आपको हायरार्की के साथ ही मिलती है। जो बड़ा होता है उनके पास पावर और अथॉरिटी होती है, और ये हेल्दी फैमिली जो होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो फंक्शनल फैमिली होगी उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद आता है एडेप्टेशन। जैसे कि हमने बात की कि नई नई चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नया कल्चर जिस तरीके से चेंज हो रहा है हमारा, ये चीजें फैमिली एक्सेप्ट करती हैं। अगर जहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहां पे डिसफंक्शन होना जायज है, क्योंकि जब आप किसी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहां पे क्लैसेस होते हैं, है ना। तो वहां पे आपको समस्या आती है। तो जो फैमिली है वो नई चीजों को, ट्रेंड जो है उसको अडॉप्ट करती है, और ये नेचुरली ये चीजें हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है, अगर नहीं होगा तो इसकी वजह से डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो की पॉइंट है फैमिली सिस्टम थ्योरी में जो काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में हम कैसे यूज करते हैं जो ये फैमिली सिस्टम थ्योरी है। तो जब फैमिली थेरेपी होती है, जहाँ पे फैमिली इश्यूज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, या फिर मैरिज काउंसलिंग वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये काम आता है। इसके अलावा स्कूल काउंसलिंग है, जिसमें कि कोई बच्चा है उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, जिसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है स्कूल में, उसका बिहेवियर जिस तरीके से है, तो ये चीज़ें कैसे पता की जाएंगी। उनके फैमिली में हो सकता है कई बार बच्चों को स्कूल से प्रॉब्लम नहीं होती है, फैमिली में कुछ इशूज चल रहे होते हैं उनकी, उसके कारण उसके जो बाकी चीज़ें होती हैं, बाकी सिस्टम है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और सोशल वर्क में ये आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। और ये आपको फैमिली सिस्टम को समझ के फैमिली जो है वो, जैसे कि एक हमने यहाँ पे देखिए पॉवर्टी की बात की है। कई बार होता है कि फैमिली का जो साइकिल होता है वो किस तरीके से, मतलब जो व्यवहार होता है, जो फंक्शन होता है, वो किस तरीके से उसके इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्पैक्ट कर रहा है, और बाकी चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। इसको समझने के लिए हम फैमिली सिस्टम का जो है थ्योरी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी, इसके बारे में हमने डिस्कस की। ये फैमिली सिस्टम था। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थियरी, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक अधिगम थियरी जो हमारी होती है। इसको अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो व्यक्ति होता है, जो सीखता है, जो उसकी पर्सनालिटी या जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं, जो
उसका विकास होता है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू होता है। और इमिटेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई हम एग्जांपल ले, जैसे बंदर होता है वो क्या करता है, वो जो चीज देखता है वो उसको कॉपी करता है। तो ये एक इमिटेशन इन्होंने वहां से लिया था। और हम ये चीज देख सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो देखता है कि उसके आसपास के लोग, उसके माता पिता या उसके बड़े भाई बहन किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्या चीजें वो कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। वो ऑब्जर्वेशन करता है किसी के व्यवहार को, कोई किस तरीके से बातचीत कर रहा है या किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और फिर वो क्या करता है, उसकी नकल करता है। तो इन्होंने यही कहा था कि इंसान जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन मतलब कि देख कर नकल करके चीजों को सीखता है। तो इन्होंने इस पे अपनी जो थियरी डेवलप की थी, इसमें इन्होंने 4 प्रोसेस बताए थे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होता है। तो इन्होंने बात की थी कि ये 4 चीजें इसमें होती हैं। अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हम उस चीज को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखना या हमारा ऑब्जर्वेशन या लर्निंग कब होगा, सीखना कब होगा, जब हम देखेंगे कि जो बात वो बोली जा रही है उस पे हमारा अटेंशन जा रहा है, मतलब हम चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, जो शब्द वाक्य बोले जा रहे हैं वो चीजें हमें समझ आ रही हैं कि टीचर या प्रोफेसर जो भी है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब हम अटेंशन देते हैं तब हम चीजों को समझते हैं, है ना। कई बार हम रैंडम गाने सुनते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, रैंडम आप कोई गाना सुन रहे हो, लेकिन कई गाने होते हैं जब आप उसको ध्यान से सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि इस गाने का अर्थ क्या है। या कोई भी कोई बुक आप पढ़ रहे हो, आप रैंडम तरीके से ऐसे जस्ट रीडिंग लगा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जब उसकी आप जो लिखा हुआ है उसको जब एग्जैक्ट उसकी मीनिंग को समझते हैं, तो ये आपका अटेंशन होता है। तो अटेंशन जब तक नहीं होगा, आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, व्यवहार को या किसी सब्जेक्ट को, किसी चीज को भी सीखने के लिए हमें उस चीज को अटेंशन देना होगा। तो पहले ये चीज आ जाती है। इसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि जो चीजें बताई जा रही हैं, हमने अटेंशन दे दिया, हमने उस शब्द को समझा, ठीक है, लेकिन क्या वो हमारे सेंस की है, क्या वो हमारे यूजफुल है। जो चीज हमारे यूजफुल होती है वो चीजें हम जल्दी से सीख लेते हैं, और जो चीज हमें लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है, उस चीजों को हम नहीं सीख पाते। ये नॉर्मल सा जो ह्यूमन नेचर है वो है। तो वो चीजें आप इनकोड करते हो अपने तरीके से। तो आपको अगर वो चीज समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम की चीज है, आप उसको जब जरूरत पड़ रहा है आप उसको दोबारा से उसको दोहरा पा रहे हो, मतलब याद कर पा रहे हो, तो ये आपका आ जाता है रिटेंशन में। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई नई चीज सीखी और फिर आपने उसको अपने बिहेवियर में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई नया स्किल सीखा, आपने कंप्यूटर का कोई नया कोर्स किया, जैसे कि आपने पाइथन सीखा। अब वो चीज जब आपने वो चीज वीडियो से सीखी, ठीक है, अब आप जाते हो और जब आपको जरूरत पड़ती है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की, और वहां पे वो जो स्किल, जो लर्निंग, जो नॉलेज आपने ली, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, आप उसको यूज कर पा रहे हो अपने डेली लाइफ की सिचुएशन में, या जब भी आपको जरूरत पड़ रही है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन आ जाता है ना। इसके बाद आपका आता है री, मतलब कि कोई भी री का मतलब हो सकता है कि पुनर्बलन, हिंदी में इसको बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी, ठीक है, फिर आपको वो व्यवहार करने के लिए अगर दोबारा से इस तरीके से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपको मतलब उसके लिए तारीफ मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को, उस व्यवहार को आप दोबारा दोहराएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर आपको यही उसी कोई व्यवहार है आपका, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है या लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस व्यवहार को नहीं दोहराएंगे। तो ये आपका री आ जाता है। और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें जब होंगी तभी आप उसको री पे आ पाएंगे। और ये सारी चीजें होने के बाद ही आप अपने व्यवहार को उस तरीके से
करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको कुछ भी सीखना होता है, मान लीजिए आप एक हम ये भी ले सकते हैं एग्जांपल कि आप कहीं पे जाते हो, आप गाड़ी चलाने सीखने आप जा रहे हो, कार चलाना सीखने जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि आप कार चलाने सीखने जा रहे हो, तो जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होगा, जब आपको वो चीजें बता रहा होगा और जब आप उस पर ध्यान देके सुनोगे तभी वो चीजें आप सीख पाओगे। जब आपको वो जिस तरीके से जो भी चीजें बताएगा कि ब्रेक कब लगाना होता है, और इंडिकेटर कैसे देना होता है, कब कहाँ पे दिखाना होता है, इंडिकेटर कैसे लाइट ऑन करनी होती है, क्या चीजें होती है, सारी चीजें आप वहां पे अटेंशन दोगे तभी आप वो चीजें सीख पाओगे। और उस चीज को जब आप अपने तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, चीजें सीख रहे हो और आप कर पा रहे हो, मतलब आपको आपको अगर फिर प्रैक्टिस के लिए अगर इंस्ट्रक्टर आपके बगल में बैठा हुआ है और आपको बोलता है अब चलिए अब आपको कैसे ब्रेक लगाना है, गियर कब लेना है, क्या चीजें वो आपको बता रहा है, तो वो चीजें आपने अटेंशन के द्वारा सीखी, और फिर उसको वो आपके बगल में बैठा हुआ है और आप रिकॉल कर रहे हो चीजों को, और फिर उसको दोहरा रहे हो, वहां पे कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आ जाता है आपके रिटेंशन में। उसके बाद रिप्रोडक्शन में आपका आ जाता है कि वो जब आप खुद से चलाना सीख रहे हो, आपको हो सकता है नए नए रास्ते पे आपको जाना हो, बट आपने वो चीजें सीख ली होंगी और आप उसको अपने स्किल्स को वहां पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, और आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज उसमें आ गई होंगी। और रीइंफोर्स का मतलब कि आपको जब भी जरूरत पड़ रहा है, आपके लिए जो जो जरूरी चीज है आप वहां पे उस तरीके से करोगे, जो चीजें आपके लिए सही है आप कर रहे हो, और जो गलत है, जो आपको मतलब लोगों के नजर में गलत बना रहा है, या जो भी जिसके लिए आपको लगता है कि आपकी बुराई की जाएगी, नेगेटिव आपका इमेज होगा, आप वो चीजें नहीं दोहराओगे। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती है। ये आपकी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंडूरा ने दी थी। तो हम बात कर लेते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों को इस तरीके से एक वीडियो दिखाया था, जिसमें एक एडल्ट मॉडल जो था, मतलब एक व्यक्ति है, उसमें उनको दिखाया जा रहा था कि एक व्यक्ति है जो कि डॉल को पूरी तरह से अब्यूज कर रहा है, पीट रहा है। ये सारी चीजें जो बच्चों ने देखी, उसमें से जिस बच्चे ने ये चीज देखी, उसके अंदर क्या हुआ कि उसने भी वही व्यवहार दोहराया। अब उसके पास जो बोबो डॉल थी, उसके साथ सेम व्यवहार उसने किया, बजाय कि जिसने नहीं देखी थी वो चीज, मतलब कि उसने कॉपी की, जो बिहेवियर उसने देखा उसने उसको लागू किया। और जिस बच्चे ने नहीं देखी थी उसका व्यवहार अलग रहा, क्योंकि वो उसने उस तरीके से चीजों को नहीं देखी। तो इससे एक चीज इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जो होता है, जो बच्चे होते हैं जिनका विकास हो रहा है, वो अपने आसपास के माहौल में जो भी व्यवहार लोगों को करते देखते हैं, जैसा कोई भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, वो उसी से सीखते हैं, उसी चीज को वो नकल करते हैं। ये बात अलग है कि वो समय के साथ क्या होगा कि वो जब बड़े होंगे तो वो चीजें देखेंगे कि क्या सही क्या गलत है, वो चीजें चेंज हो सकती हैं, और उनके इस व्यवहार को भी बदला जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, अब्यूजिव बिहेवियर है, अगर उसको उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है, अगर उसके माता पिता उसको डांट रहे इस चीज के लिए, किस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वहां पे उसे उस चीज का डर है कि डांट पड़ेगी या हो सकता है पिटाई हो जाए, तो वो उस चीज को नहीं दोहराएगा। ठीक है। और अगर वहीं पे उसको वो चीज उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो वो देख रहा है कि कोई इस पे कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो सेम व्यवहार को दोहराता रहेगा। ये दोनों चीजों पे लागू होती है, कि पनिशमेंट के द्वारा हम किसी व्यवहार को कम कर सकते हैं और रिवॉर्ड देके किसी व्यवहार को हम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, अपने बड़ों के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, और उसके माता पिता उसको उसके लिए अच्छे तरीके से उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको चॉकलेट दे रहे हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ, लोगों से अच्छा व्यवहार करना मतलब अच्छी बात है, इसके लिए मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए कि मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो मुझे ये व्यवहार करना चाहिए, तो वो बार बार सेम चीज करेगा। तो इस तरीके से किसी के व्यवहार को सेप दे सकते हैं, ये चीज एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट थियरी पे। इसके बाद आता है साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी, जो कि एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई थी। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि ये एक प्रक्रिया ऐसी है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, और इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। उस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ही व्यक्ति दूसरे, पहले को अगर कंप्लीट करता है उसके बाद ही वो दूसरे स्टेज में जाता है। और हर स्टेज में कुछ क्राइसिस होते हैं और कुछ कंफ्लिक्ट होता है, और जैसे व्यक्ति उसको जिस तरीके से उसको हैंडल करेगा, उसके अंदर वो चीज डेवलप होगी। तो इसके बारे में हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
तो सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी, जो पहला स्टेज होता है वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्राइसिस, जिसमें होती है ये क्राइसिस है जिसकी बात करेंगे। पहला स्टेज है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की क्राइसिस होती है। इसमें क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट ये होता है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर ये हम जो जन्म से लेके और 1 साल के बच्चे के अंदर ये चीज आप देखेंगे कि उसके अंदर ये होता है कि वो इस चीज पे ध्यान देता है, मतलब कि उसके व्यवहार में या उसका विकास इस तरीके से होता है कि उसके माता पिता या उसका जो उसका देखभाल कर रहा है उसका व्यवहार किस तरीके का है, वो उस चीज से उसके अंदर ये चीज डेवलप होती है कि अगर मान लीजिए उसका उसकी माता पिता है, अगर उसको भूख लगी हुई है वो टाइम पे उसको खाना दे रहे हैं और बाकी चीजें उसको उसकी चीजों को समझ जा रहे हैं, जो केयर टेकर है उसको समझ रहा है, तो वहां पे उसको वो सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके अंदर जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से चीजें डेवलप होंगी। उसके अंदर जो बेसिक वर्च्यू होगा वो होप डेवलप होगा। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर एक मिसट्रस्ट होगा और उसके जो डेवलपमेंट होगा उसका लोगों में अविश्वास ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज होती है आपकी पहली क्राइसिस, जो पहला स्टेज होता है उसमें होता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट में क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो 1 से 3 साल के एज का जो बच्चा होगा उसके अंदर ये चीज होगा। और इसमें वो कन्फ्लिक्ट उसकी होती है कि कैन कि वो क्या अपने जैसे कि इसमें वो खास तौर से जो अपने उसकी बॉडी होती है उस पे उसका क्या कंट्रोल है, कितना कंट्रोल है, वो इससे ये चीजें ध्यान में रखता है। इस चरण में वो अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जैसे चलना सीखना, खाना, कपड़े पहनना, ये चीजें वो ट्राई करता है। और इसमें जब उसको सपोर्ट मिलता है तो उसके अंदर एक विल डेवलप होती है। और अगर यही चीज नहीं होती है तो उसके अंदर शर्म और संदेह विकसित होता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो चीज उसके अंदर डेवलप होती है। और इसके बाद आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसको पहल बनाम दोष या इस तरीके से देख सकते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, ये बच्चा इसमें 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है, 3 से 6 साल का जो बच्चा होगा वो क्या करता है, वो नई चीजों को ट्राई कर रहा होता है, वो खुद से ट्राई करता है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता है, ग्रुप जो होता है बच्चों का उसमें उसमें प्रयास करता है कि वो जाके उनके साथ खेले, नई चीजों को सीखे, और ये सारी चीजें होती हैं। इस दौरान जब उसको अपने आसपास और माता पिता से जब सपोर्ट मिलता है तो उसके अंदर पर्पज, एक उद्देश्य से उसका डेवलप होता है, उसको समझ आता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजों को समझ पाता है, देख पाता है, और उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है। लेकिन जब यहीं पे इसको इसके साथ ये होगा कि उसको वहां पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो उसके अंदर एक गिल्ट होगा कि मैंने ये क्यों किया, इस तरीके से क्या मुझे करना चाहिए था। तो उसका जो पार्टिसिपेशन वाला जो चीज होगा कि नई चीजों को ट्राई करना, वो बंद कर देगा, वो वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये चीज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज होती है। इसके बाद आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इसको हम कार्यशीलता बनाम हीनता कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो बच्चा होता है स्कूल एज में अपनी होता है, इसमें 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके अंदर ये चीज होगी। तो इसके अंदर कन्फ्लिक्ट होता है कि वो ट्राई करता है अपनी तरफ से कि दूसरों से बातचीत करे और नई चीजों को सीखे, और अपने जो स्कूल में जो है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, एग्जाम है उसमें अच्छा करे, या जो गेम हो रहे उसमें अच्छा करे, वो ट्राई करता है अपनी तरफ से, मेहनत करता है कि मैं खुद को मतलब लोगों के बीच में एक अपना स्थापित कर सकूं खुद को, कि मैं भी मेरे अंदर भी स्किल है, जो भी चीजें हैं। और यहाँ पे अगर जब उसको अपने माता पिता टीचर्स से सपोर्ट मिलता है, उसके फ्रेंड से वो उसकी तारीफ करते हैं, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी जो होती है वो डेवलप होती है, वो खुद को और इक्विप करने की कोशिश करेगा, चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वही चीज उसमें नहीं होती है तो उसके अंदर एक हीनता आ जाती है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं, टीचर मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ये सारी चीज उसके अंदर एक नेगेटिव चीज आ जाएगी। तो ये इसमें ये मेन चीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन।
ये जो होता है ये एडल्सन एज में होता है, जो कि 12 से 18 वर्ष का होता है। इसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर ये चीज डेवलप हो जाती है कि मतलब वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसके उसका रोल क्या है। जैसे इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं इनको कहा जाता है कभी कि अरे अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो माता पिता कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम इस चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है, उसको रोल कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। और जो व्यवहार होता है लोगों का किस तरीके से करते हैं माता पिता या आस पड़ोस के लोग, कभी कोई उन्हें कहता है कि आप बड़े हो, कभी कोई कहता है छोटे हो। तो ये सारी चीजें जो दिमाग में होती हैं, तो बच्चे को रोल कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम भाई हम किस स्टेज में आए हैं, हम बड़े हुए हैं या छोटे हुए हैं, या बाकी चीजें भी होती हैं। इसमें वो एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहा होता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है इस टाइम पे, करियर को लेके कि क्या किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि आ रही है, वो गेम खेलना पसंद कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये सारी चीजें उसकी यहीं पे विकसित हो रही होती है, वो चीजों को समझ रहा होता है। और जब यहाँ पे उसे अपने माता पिता और बाकी लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो उसके अंदर एक मतलब एक विश्वास जगता है कि वो कुछ कर सकता है। उसका अपने जो जो भी वो चीज़ सोचता है उसके प्रति एक निष्ठा होती है उसकी, कि मुझे ये चीज़ अच्छे से करनी है। जो करियर अगर उसको कोई डेवलप करना, अपना करियर बनाना है किसी फील्ड में, तो वो उस चीज़ को समझ के उस हिसाब से वो अपने उस पर काम करने लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ होगी, अगर उसे कन्फ्यूजन होगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसके अंदर एक ये चीज़ जो होती है कन्फ्यूजन हो जाती है। वो भ्रमित हो जाता है अपने आइडेंटिटी को लेकर या अपने करियर को लेकर, या जो भी चीज़ें होती है उसमें कन्फ्यूजन, उसके अंदर कन्फ्यूजन की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो आपका होता है एज होता है, ये आपका 18 से 40 वर्ष का, इसको यंग अडल्टहुड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने जो आसपास के लोग होते हैं वो दूसरों के साथ गहरी और सार्थक सार्थक संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसमें प्रेम, दोस्ती और परिवार बनाने का अपना उसका एक मतलब एक उद्देश्य होता है। वो लोगों से निकटता उसकी होती है। अपना एक उसको चाहिए होता है कि उसका अपना एक ग्रुप हो, रेफरेंस ग्रुप हो, कोई उसको कोई ऐसा हो जो उसको केयर करे, प्यार करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में अगर उसको ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा ऐसा ग्रुप या ऐसा कुछ मिल जाता है, तो उसके अंदर जो बेसिक वर्च्यू होती है वो लव डेवलप होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो थोड़ा सा खुद को लोनली फील करता है, वो कटा कटा सा महसूस करता है। या ऐसे में बच्चे में वो इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाएगा, वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता है तो वो खुद को अपने में ही रखने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके से। इसके बाद जो आता है सातवां जो स्टेज है वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन का। इसमें क्या होता है, ये आपका एडल्टहुड जो होता है 40 से 65 वर्ष का होता है इसमें। और इसमें जो व्यक्ति को कन्फ्लिक्ट होता है वो सोचता है कि वो क्या समाज के लिए, अपने देश के लिए, या जो अपनी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो क्या नया कुछ अपनी तरफ से योगदान दे सकता है, अपने लोगों के लिए कर सकता है, अपने परिवार के लिए कर सकता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती है। अगर वो ऐसा कुछ वो महसूस करता है कि उसने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा किया है जो उसके लिए सार्थक है, जो उत्पादक है, मतलब कि उसने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, तो उसके अंदर जो वर्च्यू होगा वो होगा केयर। केयर उसके अंदर डेवलप होगा। और अगर ये चीज़ उसके अंदर उसको फील हो रही है कि नहीं, मैंने तो अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं जो मुझे करना चाहिए था, मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो ये उसके अंदर जो नेगेटिव एक इमोशन आएगा वो उसको कहीं ना कहीं खालीपन देगा। एक कह सकते हैं वो खुद को अकेला महसूस करेगा, उसको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं है अपने जीवन में, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट का स्टेज है वो है इंटेग्रिटी वर्सेस डिसपेयर का। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका जो लेट अडल्टहुड है 65 वर्ष से लेकर और जो भी उसके ऊपर का होगा, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें व्यक्ति अपने पुराने जीवन में एक तरीके से खुद की पुरानी चीज़ों को सोचता है, देखता है पीछे मुड़ कर कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और वो अभी कितना खुश है अपने किए हुए कामों से, जो उसने जीवन में अपने पूरे समय बिताए
जो बिताया है उसमें उसने जीवन में क्या किया है। जब वो चीज़ उसे महसूस होती है कि उसने जो सोचा था, या जो एक उसको सुख देने वाली चीज़ है उसने की है, उसने लोगों का भला किया है, अपने परिवार के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है, मतलब कि उसके अपने परिवार के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो, या अपने जीवन में उसने कोई अच्छे स्टेज या किसी अच्छे पोजीशन पे वो रहा हो, उसने जो चीज़ें की है समाज के लिए, लोगों के लिए, अगर वो उससे खुश होता है तो उसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है विजडम का। और अगर ये चीज़ उसको लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, लोगों द्वारा उसको उस तरीके का समर्थन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला है, और उसे लगेगा कि उसने अपने समाज में अपना कोई जगह नहीं बनाया उस तरीके से जैसा उसको बनाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में आती हैं तो वो खुद को एकदम निराश महसूस करता है कि उसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ बिता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी इन 8 स्टेजों में एरिक एरिक्सन ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की अपने पूरे मतलब कि जो डेवलपमेंट है व्यक्ति का, जो मानव है उसका जो विकास होता है, उसका जन्म से लेके एक तरीके से मृत्यु तक उसके उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, इसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। और लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेज में जो चीज़ जो इन्होंने बताई है सेम वैसी ही हो, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन है वो इसी एज में ही होगा, हो सकता है ये 18 साल से ऊपर बढ़ के चला जाए, हो सकता है ये 20-25 साल तक चले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो इन्होंने अपनी ये 8 जटिल प्रक्रियाएँ बताई थी व्यक्तित्व के विकास के बारे में। इसके लिए अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा या कुछ ऐसा होगा जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं, या आपके कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगता है रह गए हैं, तो वो इससे रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज हमने 3 स्टेजेस के 3 जो हमारे थियरीज थे उनके बारे में जाना, और आगे की थियरीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे ऐसे वीडियो आते रहें इसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।